नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और इंडिया पब्लिक खबर में अब वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के प्रमुखों सहित 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। गौरतलब है कि शिंजो आबे की 8 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पारिवारिक तौर पर शिंजो का अंतिम संस्कार 15 जुलाई को कर दिया गया था। हालांकि उनका राजकीय अंतिम संस्कार आज किया गया है। वहीं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं। उनके दौरे का मंगलवार को दूसरा दिन है। वो गांधीनगर और अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में शरीक हुए। बता दें कि अमित शाह ने अपने गुजरात दौरे के पहले दिन 6 कार्यक्रमों में शिरकत की थी। इसमें अहमदाबाद के बावला में आयोजित किसान सम्मेलन भी शामिल था। इसको संबोधित करते हुए शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 12वें पर ले गई और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसे 5वें स्थान पर लाया गया। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ऐसी स्थिति में लाए जहां भारत की बात सुने बिना कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आने वाले डिफेंस एक्सपो 2022 की तैयारियों की समीक्षा को लेकर एक बैठक की। इस बैठक के दौरान अधिकारियों ने रक्षा मंत्री को डिफेंस एक्सपो प्रबंधों के बारे में जानकारी दी। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे देश में वो सब कुछ उपलब्ध है जो रक्षा कंपनी के समग्र विकास के लिए जरूरी है। हर लिहाज से भारत ने हाल के दिनों में रक्षा कंपनियों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया है। आज हमारे देश में वह सब कुछ उपलब्ध है जो किसी डिफेंस कंपनी की नर्चरिंग और उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। वह चाहे पॉलिसीज की बात हो, इन्वायरमेंट की बात हो, गवर्नमेंट की सपोर्ट की बात हो, यानी हर दृष्टि से भारत में पिछले कुछ समय में डिफेंस कंपनीज के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बना है। और इस राह में प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका हो सकती है, इसे हमारी सरकार ने आज नहीं 20 साल पहले जान लिया था और समझ लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री यहां श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं चर्चा करना चाहूंगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइवेट सेक्टर की ताकत को गेम चेंजर मानते थे और यही कारण था कि उन्होंने डिफेंस सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का प्रोविजन किया था। और एक तब का दिन था और आज का दिन। हम लगातार ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स करते जा रहे हैं जिससे हमारा प्राइवेट सेक्टर डिफेंस सेक्टर में आने के लिए प्रोत्साहित हो। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने आज राज्य प्रभारियों के साथ बैठक के अलावा कई बैठकें की। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जेपी नड्डा ने 22 से 23 सितंबर को तमिलनाडु में 2 दिवसीय दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने दक्षिणी राज्यों में मतदाताओं को पार्टी पक्ष में करने की हर संभव कोशिश की। राजस्थान के सियासी संकट पर सचिन पायलट के धुर विरोधी माने जाने वाले खेल मंत्री अशोक चांदना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, बात रखना बगावत नहीं है। कहा कि हम देखेंगे कि वो कार्रवाई कब करेंगे, हम डर नहीं सकते। मैंने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और कई लोगों ने इसे खुशी खुशी किया है। पत्र सार्वजनिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार है, परिवार में किसी भी स्तर पर जाकर अपनी बात रखनी पड़े तो हम रखेंगे। ऐसे में विधायक अब फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले अजमेर के पुष्कर में चांदना पर जूता उछाला गया था। इस कांड के बाद चांदना खुलकर पायलट के विरोध में आ गए थे। वहीं पायलट समर्थक चांदना से इसलिए नाराज हैं कि उन्होंने बगावत के वक्त गहलोत कैंप का साथ दिया था। तो आप ऑब्जर्वर से पूछिए कि वो क्यों नाराज हैं। आप सवाल आपको ऑब्जर्वर से है, पूछ आप मुझसे रहें। मैं कैसे बताऊं कि ऑब्जर्वर्स के मन में क्या है, आप मुझे बताइए। एक विधायक से मिलना चाह रहे थे, उनकी अच्छी बात है, चाह रहे थे। अच्छी बात है, ये इसमें चाहने में कोई गलत नहीं है। तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है, होगा तो देखा जाएगा। कोई डर से कोई काम किया जाता है क्या?
इस ज़िंदगी में है ना, आर या पार की लड़ाई करने वाला फायदे में रहता है, वरना सारी ज़िंदगी मलाल में निकल जाती है। जो होगा हर चीज़ को भुगतने के लिए तैयार है, ऐसी कोई दूसरी तरफ देश की रक्षा में अब वायुसेना की महिला पायलट भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। आज फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी और श्रेय वाजपेयी समेत तमाम जाबाज पायलटों ने असम के तेजपुर में चीन के समीप अग्रिम चौकियों पर Su-30 लड़ाकू विमान उड़ाकर अपने हौसलों और हर चुनौती से निपटने में सक्षम होने की हुंकार भरी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रेय वाजपेयी ने कहा कि वायुसेना असम समेत देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी अभ्यास उड़ानों का संचालन करती है। असम और उत्तर पूर्व के अन्य दुर्गम इलाकों में उड़ान भरने में अलग अलग चुनौतियां होती हैं। उत्तर पूर्वी हिस्से में उड़ान भरने के लिए इलाके और मौसम की बड़ी चुनौतियां हैं। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,230 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,45,75,473 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 42,358 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण से 32 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,28,562 पर पहुंच गई है। इन 32 मामलों में वो 22 लोग भी शामिल हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,057 की कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.72% हो गई है। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड को लेकर फैले आक्रोश के बीच अंकिता की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। फाइनल पोस्टमार्टम में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। वहीं हत्याकांड के SIT प्रभारी DIG PR देवी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मिल गई है। हम सभी सबूतों का विश्लेषण कर रहे हैं। हम रिजॉर्ट में काम करने वाली महिलाओं के बयान दर्ज करेंगे। साथ ही वारदात में इस्तेमाल 2 कारें भी बरामद की गई हैं। हम पूछताछ के लिए आरोपियों की PCR के लिए भी आवेदन करेंगे। अभी तक हमने कितना भी एविडेंसेस है वो सब हमने जोड़ लिया, कितना भी इकट्ठा हो गया है एंड उसको एनालिसिस कर रहे हैं। एंड कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुके हैं और उसकी उनके परिवार को भी जानकारी दे दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में। और कितना भी वो पहले कुछ महिलाओं वहाँ पर रिसोर्ट में काम करना इसे हमारा जानकारी हुआ है, उनके संबंध में भी अभी जानकारी ले लिया है। उनका स्टेटमेंट भी जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड किया जाएगा। और PCR के लिए हमने अभी अप्लाई कर रहे हैं, सो PCR लिया जाएगा। वहीं दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को साल 2022 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभिनेत्री की जन्मदिन से कुछ दिन पहले इस बात का ऐलान किया है। यूं तो आशा पारेख ने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन 60 और 70 के दशक में आशा पारेख का नाम तब की बेहतरीन अभिनेत्रियों में लिया जाता था। अपने समय में फिल्मी पर्दे पर राज करने वाली आशा पारेख सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी। बता दें कि 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो इस वर्ष यानी कि 68वें फिल्म अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स पर जो दिया जाएगा, वो दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार आशा पारेख जी को चुना है। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री है जिन्होंने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू किया और प्रख्यात फिल्म निर्देशक विमल रॉय जी ने उनको सबसे पहले मां फिल्म में लॉन्च किया। मध्य प्रदेश के 8 जिलों से PFI के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां इंदौर से हुई हैं। पिछले दिनों PFI के ठिकानों पर हुई कार्रवाई के बाद से ही मध्य प्रदेश ATS अलर्ट मोड पर थी। वहीं उज्जैन में ही शिवराज कैबिनेट की बैठक हो रही है। ऐसे में उज्जैन हाई अलर्ट पर है। उज्जैन पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने PFI पर हुई कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जब PFI का सफाया नहीं हो जाता तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस की कार्रवाई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है। जो पिछले सप्ताह में 3 इंदौर 1 उज्जैन के पकड़े गए थे, उन्हीं से पूछताछ में ये लिंक मिली थी पदाधिकारियों की, सहयोगियों की, और ऐसे 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है। इसी के साथ स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरें भी बाकी हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।